हेलो मेरे प्यारे बंधु। आज ये मेरा जीएस पॉइंटर का भारत के भूगोल का ये दूसरा क्लास है। और पिछले क्लास में मैंने इससे पूर्व का जो चीज है वो पढ़ा दिया था और आगे मैं उसी वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो वो पिछला वीडियो पहले देख लें, ताकि जो है आपसे एक भी चीज मिस ना हो। और इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं वही सारे प्रश्न जो है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उन चीजों को जो कि परीक्षा में सिविल सर्विस में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि सारे वीडियो आपको समय से प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। 10वां नंबर में है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्यान शिखर यानी सैडल पीक जिसे कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्यान शिखर जो है ये सैडल पीक जिसे कहा जाता है कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 220 है। द्वीपों की संख्या 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 अंश जलमार्ग आप द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है, बैरन द्वीप। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है वो बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा पुलिकल झील के समीप। राम सेतु जिसे आडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल भी कहा जाता है, ये शुरू कहाँ से होता है? तो धनुष कोडी से। कहाँ से शुरू होता है? धनुष कोडी से, आदम का ब्रिज। बंगाल की खाड़ी के बाद अब अरब सागर के द्वीप समूह को पढ़ते हैं। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप, भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में है कितने द्वीप? तो 36 द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय एवं हैनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय एवं हैनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? तो रामेश्वरम द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेत। सही सुमेलित करने वाला है। पहला सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में अवस्थिति यानी द्वीप कहाँ पर स्थित है। पहला है बेयंत सयोधर द्वीप। बेयंत सयोधर द्वीप कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। बेयंत सयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में। पीरम द्वीप कहाँ अवस्थित है? खंभात की खाड़ी। पीरम द्वीप कहाँ अवस्थित है? खंभात की खाड़ी। द्वारिका द्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर तट। द्वारिका द्वीप अरब सागर तट। दीव द्वीप काठियावाड़ तट। दीव द्वीप कहाँ स्थित है? काठियावाड़ तट। सर क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में।
यानी कोरी क्रिक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। कोरी क्रिक कच्छ के रण में। और सर क्रिक विवाद है किन दो देशों के बीच? भारत पाकिस्तान। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच? भारत पाकिस्तान। अब हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले भारत के राज्य शुरू करते हैं। अब राज्य से संबंधित यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं कि लातूर जिला किस राज्य में है? तो लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है किसका? महाराष्ट्र का। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। विदर्भ गुजरात को कहा जाता है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, अर्थात महाराष्ट्र का एक अंग है। पाट अंचल यानी पाट रीजन, पाट अंचल यानी पाट रीजन अवस्थित है कहां? तो झारखंड में। पाट रीजन कहां अवस्थित है? पाट अंचल झारखंड में। झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए जो प्रसिद्ध है स्थान, वो उसका नाम है झुमरी तलैया और ये है किस राज्य में? तो झारखंड में है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, गाद जिसे अंग्रेजी में स्लिट कहते हैं, से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? फूमडी। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बने अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फूमडी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। सही सुमेलित। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। गुंटूर आंध्र प्रदेश, हुबली कर्नाटक, पालनपुर गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ छत्तीस का मैदान, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड छोटा नागपुर पठार, झारखंड में छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में कर्नाटक मालनड, कर्नाटक से संबंधित मालनड। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित कौन है? तो खुर्जा, करनाल और रोहतक। खुर्जा, करनाल और रोहतक ये तीनों राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है और अंबाला राष्ट्रीय राजधानी में नहीं है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन है? तो दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का भाग यानी उपक्षेत्र। हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का जो भाग है वो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत सम्मिलित है। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है किन से? तो 5 राज्यों से लगी है। 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफला अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही यानी घटते क्रम में सही क्रम है। भारत के राज्य का अवरोही क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का,
घटता क्रम है, फिर झारखंड का, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम। राजस्थान यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और सबसे छोटा तमिलनाडु। राजस्थान सबसे बड़ा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो उत्तराखंड, सबसे छोटा क्षेत्रफल उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 30% क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में ही समाहित है। सबसे बड़ा, सबसे अधिक राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो कौन कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम बेंगलुरु की है। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है। राजस्थान का जो मरुक्षेत्र है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। भारत एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। भारत एक विशेष राज्य है जिनमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य में जो 7 सिस्टर है उसका भाग नहीं है। कौन राज्य? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। राजधानी कहाँ थी 1953 में आंध्र प्रदेश की? कुर्नूल। सबसे अधिक जिला है उत्तर प्रदेश राज्य में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्य? तो 4 राज्य। सोनभद्र जिला को 4 राज्य स्पर्श करती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ये चारों राज्य सोनभद्र जिला को स्पर्श करती है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। 4 दक्षिणी राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, उसमें से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती, यानी किसका अधिक राज्य के साथ सीमा है? तो सबसे टॉप है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों के साथ
सबसे ज्यादा सीमावर्ती राज्य अटैच है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तेलंगाना राज्य के सीमा कौन कौन बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मिजोरम की राजधानी आइजोल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलुरु। सही सुमेलन कौन सा है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य के बारे में। संघ राज्य, संघ राज्य जो है जहां का शासन राष्ट्रपति देखता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में ये 7 नहीं होकर 8 है। वर्तमान में कितनी है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या? 8। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली नहीं, वर्तमान में लद्दाख है। वर्तमान में कौन है? लद्दाख। वर्तमान में लद्दाख, वर्तमान में कौन सा है? लद्दाख। वर्तमान में लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप, सबसे बड़ा लद्दाख। और केंद्र शासित राज्य की संख्या कितनी हो गई? तो 8। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी ये किन किन राज्यों में है? पुडुचेरी किन किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी 3 राज्य में है, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा एक राज्य है, त्रिपुरा केंद्र शासित नहीं है बल्कि ये एक राज्य है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। तो दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, सही है। इसकी राजधानी दमन है। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है, लेकिन वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसकी राजधानी दमन कर दिया गया है। इसकी राजधानी कहाँ कर दिया गया है? इसकी राजधानी दमन कर दिया गया है। पहले दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, लेकिन वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मिलाकर एक कर दिया गया और उनकी राजधानी कौन सी हो गई? तो दमन हो गई राजधानी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। और इसके अतिरिक्त जो है जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अलावा लद्दाख जो है ये अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अगर काउंटिंग करें तो 7 2 9, 7 2 कितना हो जाता है? 9। लेकिन क्या किया गया है कि दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक कर दिया गया और इसकी राजधानी हो गई दमन। राजधानी कौन सी हो गई? दमन। तो ये 2 मिलके 1 हो गए, तो यानी 9 में से 1 घट के हो गए कितना? 8। यानी टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी वर्तमान में? 8 है। और सबसे बड़ा इसमें क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है? तो लद्दाख है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रजाति या जनजातियां के बारे में। प्रजाति या जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रजाति या जनजातियां ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है मंगोलाइड जनों से। मंगोलाइड जन कैसे होते हैं? पीले वर्ण के, तिर्यक नेत्र यानी तिरछी आंखें, उठी हुई कपोल अस्थि और छिटपुट केस
और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं मंगोलोइड जन। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है कौन सा? तो मंगोलाइड। उत्तर पूर्वी भारत और के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह कौन सा पाया जाता है? मंगोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति कौन सा है? संथाल। संथाल जो जनजाति है वो किस भारतीय प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है असम का श्वेत गिब्बन। असम का श्वेत गिब्बन एकमात्र मानवाब कपि। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है हरियाणा, यानी हरियाणा में एक भी जनजाति की पहचान अभी तक नहीं की गई। सही सुमेलित, एक तरफ जनजाति है दूसरी ओर मूल राज्य है, यानी जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो थारू जनजाति। थारू जनजाति किस राज्य? उत्तराखंड। थारू जनजाति उत्तराखंड। भोटिया जनजाति सिक्किम। भोटिया सिक्किम। मुंडा जनजाति झारखंड। मुंडा झारखंड। कोल महाराष्ट्र। थारू उत्तराखंड। भोटिया सिक्किम। मुंडा झारखंड। कोल महाराष्ट्र। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश। जनजाति और राज्य। जनजाति और राज्य, यानी लिंबू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। लिंबू जनजाति सिक्किम। कार्बी जनजाति असम। कार्बी जनजाति असम। डोंगरिया कोंध ओडिशा। डोंगरिया कोंध ओडिशा। बोंडा जनजाति ओडिशा। बोंडा जनजाति ओडिशा। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी। गद्दी धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। गद्दी लोग निवासी है किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के गद्दी धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है। संथाल निवासी है पूर्वी भारत का। संथाल निवासी पूर्वी भारत का ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। ऋतु प्रवास भूटिया। बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है मेघालय असम एवं मिजोरम का। गारो जनजाति मेघालय असम एवं मिजोरम का। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय असम एवं मिजोरम में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती कहाँ है? मेघालय असम एवं मिजोरम राज्यों में। चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? चेंचू। चेंचू जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। सही सुमेलित है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। खासी जनजाति मेघालय संथाल झारखंड। टोडा जनजाति तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु। संथाल झारखंड। खासी मेघालय। भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बिहू असम। बिहू पर्व है असम का। ओनम केरल का। पोंगल तमिलनाडु। बैसाखी पंजाब का। राज्य और उसकी मुख्य भाषा। गोवा का मुख्य भाषा कोंकणी। मेघालय का खासी भाषा। सिक्किम का मुख्य भाषा लेप्चा। सिक्किम का मुख्य भाषा लेप्चा। अंगामी नागालैंड। आपातानी अरुणाचल प्रदेश। भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। अंगामी जनजाति नागालैंड। आपातानी अरुणाचल प्रदेश। भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। भील जनजाति पाई जाती है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी जनजाति में। टोडा, खस और कोटा। टोडा, खस और कोटा।
बहुपतित्व प्रथा जौनसारी टोडा खस कोटा। बहुपतित्व की प्रथा इसके अतिरिक्त बोटा, तिवान, इरावा और नायर जनजातियों में भी पाई जाती है। तो कितने हो गए जिसमें बहुपतित्व की प्रथा है? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा, नायर जनजाति। तिवान, इरावा और नायर जनजाति, जौनसारी जनजाति सभी में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। सुमेलित है जनजाति और निवास स्थल। जनजाति तो भील का निवास स्थल राजस्थान, भील का निवास स्थल राजस्थान, संथाल का झारखंड, राजी का उत्तराखंड, राजी का उत्तराखंड। जनजाति और उस क्षेत्र बीरहोर जनजाति झारखंड में, बीरहोर जनजाति झारखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम, टोडा नीलगिरी तमिलनाडु, सेंटिनेलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। लेप्चा जनजाति सिक्किम, बीरहोर झारखंड, गारो मेघालय। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो निवासी हैं राजस्थान के। सहरिया जनजाति कहाँ के? राजस्थान। जनजाति और उसका निवास स्थान जौनसारी उत्तराखंड, भील मध्य प्रदेश। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। पहाड़ी कोरबा जसपुर, बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा, सहरिया ग्वालियर। मोपला जनजाति केरला में, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा जनजाति तमिलनाडु, मुंडा झारखंड, टोडा तमिलनाडु, मुरिया छत्तीसगढ़, मोपला केरल। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन क्या है? वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। चांगपा समुदाय अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास स्थान के अनुसार सुमेलित। बुक्सा जनजाति पौड़ी गढ़वाल, कोल जनजाति जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़, मुंडा छोटा नागपुर, कोल जबलपुर, बुक्सा पौड़ी गढ़वाल। असम मिरी, नागालैंड कोन्गेक, अरुणाचल प्रदेश आप्तानी, राजस्थान लंबाडा। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका, जरूर याद रखें। जूलू जनजाति साउथ अफ्रीका। छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, कौन सी पाई जाती है जनजाति? भारिया। मांडला में गोंड, झाबुआ भील जनजाति और शिवपुरी सहरिया जनजाति, ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। शिवपुरी, सहरिया, झाबुआ, भील, मंडला, गोंड, छिंदवाड़ा, भारिया। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। औंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं अंडमान निकोबार के निवासी हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा। मंगनीयार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय मंगनीयार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? संगीत परंपरा के लिए मंगनीयार। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं।
अब हम लोग भाषाएं के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के भाषा के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बांग्ला भाषा का। हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बांग्ला भाषा का। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा खासी। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। अब नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये नीचे मानचित्र दिया गया है जिसमें नॉर्थ ऊपर की ओर दर्शाया गया है, यानी मानचित्र जैसा डायरेक्शन है। ABCD लिखा हुआ है। इन मानचित्रों को देखें। ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोले जाने वाली भाषाएं हैं। A में ब्रज भाषा, B में अवधी भाषा, C में भोजपुरी और D में मैथिली। अब हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ए सही है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित है, लेकिन परंतु आर गलत है। आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, यानी बद्रीनाथ किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। सुमेलित कीजिए। स्थल और नदियों का संगम। स्थल और नदियों का संगम। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार। अलकनंदा प्लस पिंडार। कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे? अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा, यानी बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती। कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण, यमुना नदी औसतत वाहिनी नदी है। ए सही है परंतु आर गलत है। आर जो है ये गलत है। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ चोटी। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा किससे मिलती है? यमुना से।
गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन, उत्तर वाहिनी है सोन, यानी दक्षिण से चलकर गंगा में मिलती है सोन नदी। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी, यानी दाएं से मिलती है। यमुना और सोन के मध्य, यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है? कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। आप पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न बनाती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, अक्ष संघीय नमन के कारण। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में, इरावदी और मेकांग, ये तीनों नदियां तिब्बत में उत्पत्ति अपने ऊपरी पाट में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नंग से, यानी ब्रह्मपुत्र का एक अन्य नाम है यरलुंग जंगबो नदी। यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम यरलुंग जंगबो नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तो तीनों नदियां मानसरोवर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील तिब्बत के पास। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी लोहित और सुबनसिरी, सुबनसिरी, लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक मानस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो। अब हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदी के बारे में। कथन ए, कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होने के कारण ही पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है, कारण नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन है? तिब्बत है, बांग्लादेश और भारत। पहले तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कमेंग और लोहित। दिबांग, कमेंग और लोहित ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो स्रोत है, उद्गम स्रोत एक ही है। दक्षिण भारत की नदियां, अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय यानी विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह एक रेखीय यानी विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है बिंध्य और सतपुड़ा, यानी बिंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी का घाटी है। कथन ए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ए गलत है,
क्योंकि नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये गलत है। लेकिन आर सही है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा, ताप्ती और एक के साथ पेरियार, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ताप्ती, ताप्ती। राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनंदगांव। राजनंदगांव नर्मदा बेसिन का एक भाग है। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट थ्रो से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की, तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी जिन राज्यों से गुजरती है, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। कावेरी कर्नाटक को से केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया गोदावरी और कृष्णा, वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा एस्चुअरी बनाती है, तो यहाँ होगा ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही यानी घटते क्रम में सही अनुक्रम है, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले गोदावरी सबसे बड़ा, फिर नर्मदा, फिर महानदी और सबसे छोटा ताप्ती। सबसे बड़ा गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती सबसे छोटा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम, उत्तर दक्षिण का सही क्रम, उत्तर दक्षिण का सही क्रम। सुवर्ण रेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई। सुवर्ण रेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी कहां से निकलती है, अमरकंटक। वह नदी जो एस्चुअरी नहीं बनाती है, महानदी। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है, साबरमती और ताप्ती के घाट में, साबरमती और ताप्ती के घाटों में जल का अभाव है। वह स्थान जहां से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। वह स्थान जहां से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है,
और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, वह स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक, जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी पाम्बार, भवानी और कवानी। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी पाम्बार, भवानी और कवानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का। सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और प्राणहिता। प्राणहिता। अब हम लोग अगले टॉपिक को अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का लंबाई थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, भारत का भूगोल का शेष पार्ट। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके। और शेष अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।